हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 2 और 3 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। ये डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर होता है। यहाँ पर जो प्रतिदिन समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं उनमें प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उन पे यहाँ पर चर्चा की जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए इस क्लास को हम लोगों ने मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा है। ये मासिक पैकेज आपको हमारे ऐप पर या हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे, जो वीडियो लेक्चर का सेक्शन है वहां पर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को पिन कमेंट को भी चेक करेंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। इस पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन डेली शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो क्लास मिल जाती है। क्लास पीपीटी पीडीएफ इत्यादि शेयर की जाती है। साथ ही साथ एमसीक्यू टेस्ट भी यहाँ पर होता है। ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट होता है पर डे, और महीने के एंड में आपको कंपाइल पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। और बेस्ट 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन पीडीएफ मतलब ऑनलाइन आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, जो एप्लीकेशन पर होती है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बिहार स्पेशल और उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो मासिक पीडीएफ होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये सारी सुविधाएं आप अवेल कर सकते हैं हमारे मासिक करंट अफेयर पैकेज को ज्वाइन कर। चलिए चर्चा करते हैं आज के जो महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? जय शाह को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जय शाह जो है इनको इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। चर्चा कर लेते हैं। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह को CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2025 आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए उन्हें यह सम्मान भारतीय और वैश्विक क्रिकेट में परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए दिया गया है। शाह ने यानी कि जय शाह ने महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत की और महिला पुरुष क्रिकेटरों के वेतन को समानता से लागू किया। यानी कि अब देखा जाए महिला और पुरुष जो क्रिकेटर हैं उनको समान वेतन दिया जाता है। वो सब इन्हीं के कार्यकाल में संचालित हुआ। ठीक है, यहां पर देखा जाए उनके कार्यकाल में क्रिकेट के आधुनिकीकरण, मीडिया सुधार तथा ओलंपिक में क्रिकेट शामिल करने का प्रयास तेज हुआ। यह पुरस्कार जय शाह के दूरदर्शी और प्रभावकारी प्रशासनिक नेतृत्व को मान्यता प्रदान करती है और इसी वजह से यह पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जय शाह को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अभिनेता श्री कंठैया उमेश का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये है अभिनेता श्री कंठैया उमेश। ठीक है, सीनियर कन्नड़ एक्टर थे, इनका निधन हो गया है। चर्चा कर ले तो प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता श्री कंठैया उमेश का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उमेश ने अपने करियर में 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने कई फिल्मों में रजनीकांत जैसे बड़े कलाकारों के साथ कार्य भी किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कॉमिक रोल्स और सपोर्टिंग एक्टिंग के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उनका योगदान दक्षिण भारतीय सिनेमा में बहुमूल्य विरासत के रूप में हिस्सा माना जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभिनेता श्री कंठैया उमेश का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता थे। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ऑस्कर विनर टॉम स्टॉपर्ड का निधन हो गया है। टॉम स्टॉपर्ड का निधन हो गया है। ऑस्कर जीत चुके हैं, यह है टॉम स्टॉपर्ड। यहां पर चर्चा करें तो ब्रिटिश स्क्रीन प्ले राइटर और नाटककार टॉम स्टॉपर्ड का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने फिल्म यहां पर देखा जाए शेक्सपियर इन लव के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था और 1997 में उन्होंने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। यहां पर देखा जाए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, यहां पर देखा जाए उनके कुछ प्रभावशाली नाटककारों में, यहां पर देखा जाए प्रभावशाली लेखकों में उनको गिना जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना कि बेसिकली आपको याद यहां पर ये रखना है कि शेक्सपियर इन लव के लिए इनको ऑस्कर मिला था और साथ ही साथ 1997 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा नाइट की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। आगे देखें, विराट कोहली एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले प्लेयर बन गए। ठीक है, यहां पर देखा जाए वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली बन गए। आज ही देखा जाए अभी मैच में विराट कोहली यहां पर एक शतक आज के मैच में उन्होंने फिर से लगाया है। चर्चा कर लेते हैं। विराट कोहली एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले प्लेयर बन गए। विराट कोहली ने वनडे में 53वां शतक लगाकर आज देखा जाए 53वां शतक लगाया है विराट कोहली ने। वहीं पर सचिन तेंदुलकर के नाम देखा जाए वनडे में 49 शतक है। कितना? 49 शतक सचिन तेंदुलकर के नाम रिकॉर्ड है। विराट कोहली अब किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। यहाँ चर्चा कर ले। इसके साथ ही पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा सिक्स लगाकर पाकिस्तान के प्लेयर शाहिद अफरीदी का 351 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, रोहित शर्मा ने जो पिछला मैच हुआ था 30 नवंबर को उसी में रिकॉर्ड तोड़ा था और यहां पर देखा जाए 352 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है किसके नाम पे? रोहित शर्मा के नाम पे। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत यात्रा। यहां पर देखा जाए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति, वो 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं 4 दिसंबर को यानी कि कल।
चर्चा करते हैं यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे। वे 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, यह यात्रा विदेश मंत्रालय के द्वारा 28 नवंबर को आधिकारिक रूप से घोषित की गई थी। आधिकारिक रूप से यहाँ पर विदेश मंत्रालय के द्वारा पुष्टि की गई थी कि व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पुतिन की पहली भारत यात्रा है। बैठक में रूसी तेल खरीद, S-14 मिसाइल सिस्टम और सामरिक संबंधों पर महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताएं होने की संभावना भी यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल की 60वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के बारे में चर्चा करते हैं। 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ में डीजीपी एंड आईजीपी की 60वीं ऑल इंडिया सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। यह कॉन्फ्रेंस नवा रायपुर में आयोजित की गई थी। तो याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछे कि डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल की 60वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया था? यह नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल सम्मिलित हुए थे। देश भर में पुलिस प्रमुखों और सुरक्षा अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई थी। ठीक है, यह सम्मेलन देश के आंतरिक सुरक्षा रणनीति और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण। यहां पर जो काशी तमिल संगमम इस बार आयोजित किया जा रहा है, ये इसका चौथा संस्करण है, 4th संस्करण है। ठीक, और ये नमो घाट पर वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। नमो घाट वाराणसी पर आयोजित किया जा रहा है। कल इसका उद्घाटन हुआ था। थीम क्या है इस बार का? थीम याद रखिएगा, थीम आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तमिल करिकालम। ठीक है, तमिल करिकालम यहाँ पर इसका थीम है, तमिल करिकालम, लर्न तमिल। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण 2 दिसंबर को वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से किया था। ठीक है, चर्चा करें आगे। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना, यहाँ पर इसका संबंध है, मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ इस आयोजन का विशाल उद्घाटन समारोह नमो घाट पर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत सांस्कृतिक एकता का आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। ठीक, सांस्कृतिक एकता एवं आपसी आदान प्रदान, जो दक्षिण और उत्तर का जुड़ाव है, उसको बढ़ावा देने का कार्य इस कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत पहली बार अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान यानी कि इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक, यहां पर चर्चा कर लेते हैं। भारत को पहली बार इंटरनेशनल आइडिया यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त, जो यहां पर देखा जाए CEC है, ज्ञानेश कुमार, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। ठीक, स्वीडन स्टॉकहोम में इसकी अध्यक्षता करेंगे। इंटरनेशनल आईडीए एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और 37 सदस्य हैं इसके। साथ ही साथ अमेरिका और जापान जो है इसमें पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में यहां पर सम्मिलित है। ठीक है, ऑब्जर्वर मेंबर कौन कौन से हैं? अमेरिका है और जापान है। चर्चा कर ले तो भारत IDEA का संस्थापक सदस्य भी है। यह जिम्मेदारी भारत की वैश्विक लोकतांत्रिक नेतृत्व की क्षमता को दर्शाती है। ठीक, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव दर्जा पाने वाला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला वाटर पॉजिटिव का दर्जा पाने वाला एयरपोर्ट कौन बना है? यहां पर चर्चा करें तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भारत का पहला वाटर पॉजिटिव दर्जा पाने वाला एयरपोर्ट बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहां पर देखा जाए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वार्षिक यात्रा क्षमता देखा जाए तो 4 करोड़ से अधिक है। यहां पर देखें तो वाटर पॉजिटिव स्टेटस का अर्थ क्या होता है? एयरपोर्ट उपयोग से अधिक पानी रिचार्ज या संरक्षित करता है। यही अर्थ होता है कि जो एयरपोर्ट है, यहां पर जितना पानी का उपभोग किया जाता है उससे ज्यादा पानी का संचय किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, रिचार्ज किया जाता है। ठीक है, ये उपलब्धि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीर्घकालिक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक, और आपके परीक्षा के लिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए भारतीय कप्तान, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, रोहित शर्मा ने रचा ODI में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड। ODI में बनाया छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड। चर्चा कर लेते हैं। भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि उन्होंने 30 नवंबर 2025 को रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ODI में हासिल किया था। ठीक,
मैच से पहले रोहित शर्मा के नाम 349 छक्के थे, अफरीदी के 351 थे। रोहित ने लगातार 2 छक्के से रिकॉर्ड की बराबरी की और 352वां सिक्स जड़कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। उन्होंने ये रिकॉर्ड अपनी 60वीं ओडीआई हाफ सेंचुरी बनाते हुए हासिल किया। पारी में देखा जाए 57 रन बनाए थे 50 गेंदों में, 5 छक्के और 3 छक्के, 5 चौके और 3 छक्कों के साथ। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए अब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? रोहित शर्मा के नाम पर है, 352 छक्के, मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआईज। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखें तो यह उपलब्धि रोहित शर्मा की विस्फोटक और निरंतरता वाली बल्लेबाजी को सीमित ओवरों में क्रिकेट में और भी प्रतिष्ठित बनाती है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए कंट्रोलर ऑफ वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन का पदभार किसने संभाला है? यहां पर देखा जाए एडमिरल संजय साधु के द्वारा 28 नवंबर 2025 को कंट्रोलर ऑफ वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन का पदभार संभाला गया है। वे 38 वर्षों से सेवा के बाद रिटायर हो रहे उपाध्यक्ष एडमिरल राजा राम स्वामीनाथन के उत्तराधिकारी यानी कि उनका स्थान ले रहे हैं, उनके सक्सेसर बने हैं। चर्चा कर ले तो एडमिरल साधु जो है 1987 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था और राष्ट्र के हित में लंबी उत्कृष्ट तकनीकी सेवाएं भी प्रदान की है। अपने सेवा काल में उन्होंने महत्वपूर्ण युद्धपोतों जैसे INS विराट, INS ब्रह्मपुत्र, INS देवगिरी में कार्य भी कर चुके हैं। और इनका नाम आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान में देखा जाए कंट्रोलर ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो संजय साधु ने ग्रहण किया है। जो आर्मी, सेना या अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती है राष्ट्रीय स्तर पर, उस दृष्टिकोण से संजय साधु का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत IMO काउंसिल कैटेगरी बी में दोबारा निर्वाचित हुआ है। चर्चा कर लेते हैं क्या पॉइंट है। भारत को 28 नवंबर 2025 को IMO काउंसिल कैटेगरी बी में दोबारा से निर्वाचित किया गया है, जहां पर यहां पर देखें 169 में से भारत को 154 वोट मिले थे। ठीक है, और इस श्रेणी में सबसे अधिक यानी कि कैटेगरी बी जो था इसमें सबसे अधिक वोट पाया। यहां पर कैटेगरी 3 प्रकार की है, 3 प्रकार की IMO जो काउंसिल है, IMO काउंसिल में 3 प्रकार की कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। ठीक है, तो भारत यहां पर कैटेगरी बी में सम्मिलित है और कैटेगरी बी में निर्वाचित होने के लिए भारत को सर्वाधिक वोट मिले हैं। चर्चा कर लेते हैं। यह लगातार दूसरा कार्यकाल है जब भारत कैटेगरी बी में टॉप वोट गेटर रहा है, जो इसकी बढ़ती वैश्विक समुद्रिक शक्ति को दर्शाता भी है। चुनाव IMO की 34वीं महासभा के दौरान हुआ था। यह उपलब्धि भारत की अमृतकाल मैरीटाइम विजन 2047 को मजबूत आधार भी प्रदान करता है। ठीक है, अमृतकाल मैरीटाइम विजन 2047 को मजबूत आधार भी प्रदान करता है, जो IMO की कैटेगरी बी में भारत का पुनः निर्वाचन है ये। ठीक है, चर्चा कर ले। यहां देखा जाए IMO काउंसिल संगठन की कार्यकारी अंग है जो नीतिगत दिशा, बजट, वैश्विक समुद्री मामलों से जुड़े प्रमुख निर्णयों का संचालन करता है। कैटेगरी बी उन देशों की है जिनका अंतरराष्ट्रीय समुद्र व्यापार, ठीक है, में सबसे बड़ा हिस्सा होता है। भारत इस श्रेणी में जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, UAE, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, ब्राजील जैसे देशों के साथ आता है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि कैटेगरी बी जो है इसमें देखा जाए उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा होता है। ठीक, और उसमें भारत सम्मिलित है। आगे चर्चा करते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के बारे में, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी 1984 की से पीड़ितों की जो याद है उन्हीं के रूप में सेलिब्रेट मनाया जाता है। यहां पर देखा जाए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और यह दिन वायु, जल, ध्वनि और भूमि प्रदूषण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने, स्वच्छ हवा तथा हरित पृथ्वी के संदेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित भी है। ठीक है, इस दिन का उद्देश्य उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और लोगों को प्लास्टिक का उपयोग कम करने और पेड़ लगाने जैसे व्यक्तिगत प्रयासों के लिए प्रेरित करना है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि कब मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। चलिए आगे चर्चा करते हैं। लाल किला कार विस्फोट मामले में माधव खुराना विशेष लोक अभियोजक नियुक्त हुए हैं। यहां पर देखा जाए जो माधव खुराना है इनको विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। किस मामले में? जो कार विस्फोट मामला हुआ था, लाल किला कार विस्फोट मामला। ठीक है, तो यहां पर चर्चा कर लेते हैं। गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना को लाल किला कार ब्लास्ट जो केस था जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी, इसके लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें तो वे NIA की ओर से इस मामले का ट्रायल और सभी लंबित कानूनी प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनकी नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष के लिए तय की गई है। 3 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है। यहां पर देखा जाए माधव खुराना NIA स्पेशल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में मामलों को संभालेंगे। चर्चा कर ले तो यह नियुक्ति उच्च प्रोफाइल आतंकी मामलों में तेज, प्रभावी और विशेषज्ञ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
आगे चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया गया। अब ये प्रधानमंत्री कार्यालय किस नाम से जाना जाएगा? सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। ठीक, और प्रधानमंत्री कार्यालय इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? प्रधानमंत्री कार्यालय यूपीपीसीएस 2019 में सवाल प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा जा चुका है। चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पॉइंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सेवा तीर्थ कर दिया है। अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि राजभवन और राजनिवास का नाम बदलकर क्रमशः लोक भवन और लोक निवास कर दिया जाएगा। जो राजभवन था, राजभवन को किस नाम से जाना जाएगा? अब इसको लोक भवन के नाम से जाना जाएगा, लोक भवन। और वहीं पर जो राजनिवास था, इसको लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। यहां चर्चा करें। सरकार ने इसे सत्ता नहीं, सेवा की भावना का प्रतीक बताया है, जहां प्रधानमंत्री स्वयं को प्रधान सेवक मानते हैं। ठीक है, यहां पर चर्चा करें। यह बदलाव शासन में जन केंद्रित, पारदर्शिता, प्रतीकात्मक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, और मतलब हो सकता है संभवतः भविष्य में पीएम मोदी जी जिस प्रकार से मतलब बताते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, तो हो सकता है भविष्य में ऐसा भी हो जाए कि वो कहे प्रधानमंत्री जैसा कोई पद ही नहीं होता है, हम प्रधान सेवक हैं। ठीक है, प्रधान सेवक का पद हो जाए, प्रधानमंत्री की जगह प्रधान सेवक कहा जाने लगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर दूरसंचार आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणाली के लिए एनएचएआई और रिलायंस जियो के बीच में समझौता हुआ है। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टेलीकॉम आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए रिलायंस जियो के साथ एक समझौता किया है। उद्देश्य इसका यह है कि यात्रियों को समय पर अलर्ट देकर सड़क सुरक्षा को मजबूत करना। इसी उद्देश्य से देखिए, यात्रियों को समय पर अलर्ट भेजकर सड़क सुरक्षा को मजबूत किया जा सके, इसी के लिए एनएचएआई ने और रिलायंस जियो ने आपस में समझौता किया है। अलर्ट एसएमएस, व्हाट्सएप और फोन कॉल के माध्यम से यात्रियों के मोबाइल पर भेजे जाएंगे। ये प्रणाली राजमार्ग यात्रा ऐप, एनएचएआई का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपातकालीन हेल्पलाइन जो है 1033 से एकीकृत होगा, इंटीग्रेट होगा। यहां पर देखें तो यह स्वचालित चेतावनी प्रणाली राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले और आसपास रहने वाले सभी जियो उपयोग करता है, उनको खतरनाक क्षेत्रों में प्रवेश से पहले ही अलर्ट करेगी कि आपको इस क्षेत्र में नहीं जाना है, या आगे जो जैसे एनएचएआई के आसपास जो एनएच होते हैं, उसके आसपास जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ से आप ट्रेवल कर रहे हैं, उस सारी चीजों के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दार्जिलिंग की मंडारिन ऑरेंज को आधिकारिक तौर पर देखा जाए जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, दार्जिलिंग मंडारिन ऑरेंज को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह फल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के लगभग 4000 किसानों के द्वारा उगाया जाता है। तो याद रखना है कि जो मंडारिन ऑरेंज है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का ज्योग्राफिकल उत्पाद है? तो ये दार्जिलिंग का ज्योग्राफिकल उत्पाद है। चलिए आगे देखते हैं। जीआई टैग से अधिकृत किसान उपयोगकर्ताओं को उचित मूल्य, ब्रांड पहचान और नए घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेंगे। यहाँ देखा जाए क्षेत्र में रोग, जलवायु परिवर्तन और उत्पादन में गिरावट की चुनौतियों के बीच यह जीआई टैग खेती और आजीविका को सशक्त करेगा। साथ ही साथ यह पश्चिम बंगाल का 11वां कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। तो याद रखना है, जो ये मंडारिन ऑरेंज है ना, ये कहाँ का जीआई टैग है? ये दार्जिलिंग का तो है। दार्जिलिंग कहाँ अवस्थित है आप जानते ही हैं, वेस्ट बंगाल में अवस्थित है। टाइगर हिल्स, दार्जिलिंग, ये सब वेस्ट बंगाल में अवस्थित है। ठीक है, यहां पर देखा जाए मिशन सुंतला एक चलती है जीआई टैग के लिए। जो प्रमुख उत्पाद है, उन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देखा जाए मिशन सुंतला पश्चिम बंगाल के द्वारा चलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और पीवाईक्यू में आ चुका है पॉइंट, जो वर्ड ऑफ द ईयर होते हैं। तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसको डिक्लेयर किया गया है? 2025 के लिए ऑक्सफोर्ड ने रेजबेट को डिक्लेयर किया है। ठीक है, रेजबेट ये बना ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2025। चर्चा करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेजबेट को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। रेजबेट ऐसी ऑनलाइन सामग्री को कहते हैं जो लोगों को गुस्सा दिलाने, उकसाने और चिढ़ाने के लिए जानबूझकर बनाई जाती है। ठीक है, रेजबेट का मतलब क्या होता है? ऐसी सामग्री जिसे लोगों को गुस्सा दिलाने, उकसाने और जबरदस्ती चिढ़ाने के लिए जानबूझकर बनाई जाती है, उसे रेजबेट कहा जाता है। और इसी को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा देखा जाए तो वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। चर्चा करें। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर अधिक कमेंट, शेयर और एंगेजमेंट प्राप्त करना होता है। इस शब्द ने ऑरा फ्रेमिंग और बायो हैक, यहां पर देखिए ऑरा फ्रेमिंग और बायो हैक जैसे शब्दों से प्रतिस्पर्धा कर उनको पीछे छोड़ा है। ठीक है, ऑरा फ्रेमिंग जैसे आप देखते हैं ऑरा, बहुत से रील्स आप देखते होंगे, बायो हैक, इन सब शब्दों को पीछे छोड़ते हुए वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड का कौन बना है? रेजबेट बना है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें। यह चयन 2025 के डिजिटल और इंटरनेट संस्कृति को बढ़ाते हुए भावनात्मक हेरफेर के ट्रेंड को दर्शाता है। चलिए, और
यहाँ पर ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। अगली खबर देखें और अंतिम खबर क्या है, पास्कल डोनोहो विश्व बैंक समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ नॉलेज ऑफिसर नियुक्त किया गया इनको। ठीक है, तो पास्कल डोनोहो जो है ये बने हैं विश्व बैंक समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी। इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम। विश्व बैंक समूह ने पास्कल डोनोहो को मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ नॉलेज ऑफिसर नियुक्त किया है। डोनोहो आयरलैंड के वित्त मंत्री रह चुके हैं, तो याद रखना है ये डोनोहो जो है, ठीक है, पास्कल डोनोहो, इनका संबंध कहां से है, ये आयरलैंड से संबंधित है। आयरलैंड के वित्त मंत्री रह चुके हैं, साथ ही साथ 2020 से यूरो ग्रुप के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2020 से यूरो ग्रुप के अध्यक्ष भी रहे हैं। और जो P&G कंपनी है, P&G प्रोकेटर और गैम्बेल P&G कंपनी है, 10 वर्षों तक उसमें कार्य कर चुके हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए उनकी नियुक्ति वैश्विक आर्थिक नीति, वित्तीय प्रबंधन और संस्थागत नेतृत्व में उनके व्यापक अनुभव को दर्शाती है। चर्चा करें तो यह कदम विश्व बैंक के ज्ञान आधारित नीतियों, वैश्विक विकास रणनीतियों और नवाचार क्षमता को और मजबूती प्रदान करेगी। और इसी वजह से देखा जाए तो यह पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप यहां पर यह बताइए कि विश्व एड्स दिवस का थीम क्या था, थीम क्या था? और ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि काशी तमिल संगमम का, काशी तमिल संगमम 4.0 का थीम क्या है? ठीक है, तो ये 2 सवाल हैं। इन 2 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये 2 सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।